Good morning, all of you. Myself, Dr. Kumari Bharti, Jamshedpur Operative College, Department of Philosophy. Today, we will talk about the प्रकृति. शांग दर्शन के अनुसार प्रकृति क्या है? तो जब मैं बात करती हूँ कि शांग दर्शन के अनुसार प्रकृति क्या है, तो मैं बता दूँ कि शांग दर्शन द्वैतवादी है. दो तत्वों को मानते हैं, एक प्रकृति और दूसरा पुरुष. तो शांग दर्शन के अनुसार प्रकृति जो है वह जड़ प्रकृति है और दूसरा जो हमारा पुरुष है वह चेतन पुरुष है. अतः हम चूँकि प्रकृति की व्याख्या कर रहे हैं तो मैं बता दूं कि जो प्रकृति है वह समस्त जड़ जगत की जननी है. अतः हम कह सकते हैं कि प्रकृति जो है वह स्वयं अजन्मा है. प्रकृति अकारण है, वह इस सृष्टि का मूल कारण है जो कि अव्यक्त है. और यह जो सृष्टि है जो प्रकृति से उत्पन्न होती है वह मुख्य रूप से हम कह सकते हैं कि प्रकृति जो है वह कारण है मुख्य रूप से सृष्टि का, क्योंकि प्रकृति के गर्भ से ही सृष्टि की उत्पत्ति होती है. तो इस रूप में अगर हम देखें तो प्रकृति जो है हमारा नित्य है, एक है, स्वतंत्र है, विवेक शून्य है, अचेतन है. तो इस तरह से प्रकृति की व्याख्या की जाती है. प्रकृति को प्रसव धर्मिणी भी कहा गया है. प्रकृति में दो प्रकार के परिणाम भी होते हैं, परिवर्तन भी होते हैं, स्वरूप परिवर्तन और विरूप परिवर्तन. प्रश्न उठता है कि स्वरूप और विरूप परिवर्तन क्या है? तो स्वरूप परिवर्तन वह होता है जब प्रकृति साम्यावस्था में होती है तो उसमें तीन गुण रहते हैं, सत्गुण, रजगुण और तमगुण. जब ये तीनों गुण स्वतः अपने आप में परिवर्तित होते हैं तो वह हमारा स्वरूप परिवर्तन है. लेकिन विरूप परिवर्तन वह होता है कि जब पुरुष प्रकृति के सानिध्य में आता है, उसके संपर्क में आता है, तो जो मूल प्रकृति रहती है, अव्यक्त प्रकृति रहती है, या प्रकृति की वह अवस्था जो साम्य अवस्था है, तो उसमें जो हमारे तीनों गुण होते हैं, सत्गुण, रजगुण, तमगुण, जो कि साम्य अवस्था में रहते हैं, इन तीनों गुणों में हलचल सी उत्पन्न होती है, गुण क्षोभ उत्पन्न होता है. हम कह सकते हैं कि विरूप परिवर्तन होता है और उसी के फलस्वरूप सृष्टि की उत्पत्ति होती है. तो इस तरह से प्रकृति की व्याख्या की जा रही है. प्रकृति को लज्जाशील, सुकुमारी, एक नारी के रूप में देखा गया है और इसी अर्थ में प्रसव धर्मिणी भी कहा गया है. और माना जाता है कि प्रकृति के गर्भ से ही सृष्टि की उत्पत्ति होती है, सर्ग होता है, और जब प्रलय भी होता है तो फिर पुनः प्रकृति में आकर ही यह विलीन हो जाता है. तो इस तरह से हम लोग प्रकृति को समझने की कोशिश कर रहे हैं. आगे मैं बता दूं कि अगर मैं ये कहूं कि हम लोग अगर ये सोचें कि ये जो सृष्टि की उत्पत्ति है क्या पुरुष की वजह से हुई है या फिर बुद्धि, अहंकार या शरीर के द्वारा पुरुष की उत्पत्ति, सृष्टि की उत्पत्ति हो सकती है, तो मैं यह कह दूं कि अचेतन परमाणु भी इस जगत का कारण नहीं हो सकता. ना तो चेतन ब्रह्म, आत्मा या पुरुष जड़ जगत का कारण नहीं हो सकता. ना तो ब्रह्म को ठहराया गया, ना पुरुष को ठहराया गया है, ना बुद्धि को ठहराया गया, ना अहंकार को ठहराया गया, ना मन को ठहराया गया है. तो इन सूक्ष्म तत्वों से जो है मतलब कि सृष्टि की उत्पत्ति नहीं हो सकती है. तो सृष्टि की उत्पत्ति के लिए एकमात्र तत्व है और वह है प्रकृति, और वह भी मूला प्रकृति, वह अव्यक्त प्रकृति की जो कि जड़ है, जो कि अचेतन है, मगर वह सक्रिय है, परिणामी है, कार्य रूपा है. तो इस तरह से हम लोग प्रकृति की व्याख्या करते हैं. अब मैं बता दूं कि अब हम लोग व्याख्या करेंगे कि प्रकृति के अस्तित्व संबंधी प्रमाणों की चर्चा करेंगे. तो प्रकृति के अस्तित्व संबंधी प्रमाणों की चर्चा हम एक श्लोक के द्वारा करेंगे, ठीक है, जो कि सांख्य कारिका में वर्णित है. तो इस श्लोक में ही वो सारे प्रमाण निहित हैं जिसके द्वारा हम लोग प्रकृति के अस्तित्व को प्रमाणित करेंगे. तो वह श्लोक है जो सांख्य कारिका में वर्णित है. भेदानां परिमाणात् समन्वयात् शक्तितः प्रवितेशच कारण कार्य विभागात् वैश्वरूप रूपस्य.
तो इस तरह से इसकी व्याख्या की थी। देखिए पहली पंक्ति में क्या कहा गया, भेदानाम परिमाणात। तो भेदानाम परिमाणात जो है हम लोग इसको रखेंगे, मतलब प्रकृति के अस्तित्व संबंधी प्रमाणों की चर्चा कर रहे हैं। प्रकृति की स्वतंत्र सत्ता सिद्ध करने के लिए जो युक्तियाँ दे रहे हैं, तो उसमें हम लोग पहला पॉइंट रखेंगे भेदानाम परिमाणात। तो इसी तरह से हम लोग इसी श्लोकों में से 5 तर्कों को रखेंगे और उसी के आधार पर हम लोग प्रकृति के अस्तित्व को प्रमाणित करेंगे। तो भेदानाम परिमाणात समन्वयात शक्तितः प्रवितेशज कारण कार्य विभागाद वैश्व रूपस्य। ठीक है, तो भेदानाम परिमाणात, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस जगत के सारे पदार्थ, इस जगत में जितने भी पदार्थ हैं वो सीमित हैं, परिमित हैं, परतंत्र हैं, अव्यापक हैं, अनित्य हैं और अनेक हैं। यह तर्क से सिद्ध है कि सीमित असीमित की ओर, परतंत्र स्वतंत्र की ओर, व्यापक परतंत्र स्वतंत्र की ओर, अनित्य नित्य की ओर और अव्यापक व्यापक की ओर संकेत करता है। मैंने क्या कहा कि इस जगत के सारे पदार्थ जो हैं वो सीमित हैं, परतंत्र हैं, अव्यापक हैं, अनित्य हैं और अनेक हैं। तो यह तर्क सिद्ध है कि जो सीमित है वह असीमित की ओर, जो परतंत्र है वह स्वतंत्र की ओर, जो अव्यापक है वो व्यापक की ओर और जो अनेक है वह एक की ओर संकेत करता है। अतः जगत के सब पदार्थों का मूल कारण अवश्य ही असीमित, अपरिमित, स्वतंत्र, व्यापक, नित्य और एक होना चाहिए। और वह कारण कौन है? तो वह कारण प्रकृति है। ठीक है, तो भेदानाम परिमाणात के द्वारा हम लोग इसे सिद्ध करेंगे कि जगत का एक ही कारण होना चाहिए। जगत स्वतंत्र है और व्यापक है, स्वतंत्र है, व्यापक है, नित्य है। ठीक है, इस तरह से हम लोग प्रकृति को सिद्ध करते हैं और वह जो है वह मूल रूप से प्रकृति है। अब दूसरा है हमारा कि देखिए इसमें है समन्वयात। तो समन्वयात में बताया गया कि इस जगत के, इस सृष्टि के जो सारे पदार्थ हैं वह सत्व रजस तमोगुण युक्त है, यानी कि सृष्टि के सारे पदार्थ में सत्गुण, रजगुण, तमगुण जो हैं वो व्याप्त हैं। तो इस जगत के सारे पदार्थ जो हैं सुख दुख मोहात्मक है। सत्वगुण सुख, रजोगुण दुख और तमोगुण मोह को उत्पन्न करते हैं। तो कई उदाहरणों के द्वारा सिद्ध करने की कोशिश की जा रही है कि प्रकृति में ही ये सारे गुण निहित हैं, अतः इस तरह से प्रकृति की स्वतंत्र सत्ता सिद्ध होती है। मैं इसका विवेचन करती हूँ, थोड़ा विश्लेषण करती हूँ जिससे कि आपको स्पष्ट हो जाएगा। तो मैं सेकंड जो मेरा पॉइंट है वो है समन्वयात और इसी तर्क के आधार पर मैं प्रकृति के अस्तित्व संबंधी प्रमाणों को सिद्ध करने जा रही हूँ। तो समन्वयात में दिखाया गया है कि इस जगत के सारे पदार्थ जो हैं सुख दुख मोहात्मक हैं। जैसे कोई प्रेमिका अपने प्रीतम के संयोग से सुखी, विरह में दुखी तथा विरह की तीव्रता में मोहित मूर्छित करती है, या जैसे कोई रूपवती युवती अपने प्रीतम को सुखी, उसमें अनुरक्त अन्य स्त्री को दुखी तथा अन्य कामियों को मोहित मूर्छित करती है। फिर एक उदाहरण दिया जा रहा है, जैसे बसंत की कोयल की कूक, प्रिया संयुक्त पुरुष में सुख, विरही में दुख और माली में मोह अज्ञान उत्पन्न करती है। सत्गुण से सुख, रजोगुण से दुख और तमोगुण से मोह मूर्छा की उत्पत्ति होती है। अतः जगत के सभी पदार्थों में सत रजस तमोगुण व्याप्त हैं। इसलिए सिद्ध है कि त्रिगुणात्मक प्रकृति ही समस्त पदार्थों का मूल कारण है, जिससे ये तीनों गुण समन्वित रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर समन्वयात है। तो समन्वयात के द्वारा क्या बताया जा रहा है कि तीनों गुण जो होते हैं, जो प्रकृति में रहते हैं, सद्गुण रजगुण तमगुण, वो सृष्टि में व्याप्त है। इसलिए सृष्टि में सभी कोई व्यक्ति सुखी है, कोई दुखी है, कोई उदासीन है। तो ये जो सत्गुण रजगुण तमोगुण के कारण ही ऐसा होता है। और इस चीज़ को धारण करने वाला कौन है? तो इस चीज़ को समन्वय करने वाला, धारण करने वाला वो एकमात्र प्रकृति ही है। तो वही उदाहरणों के द्वारा समझाया
बताया जा रहा है कि सृष्टि के समस्त पदार्थ सत्व रजस तमोगुण युक्त हैं, इसीलिए कोई व्यक्ति सुखी, कोई व्यक्ति दुखी, कोई उदासीन है। तो इसको कई उदाहरणों के द्वारा दिखाया गया, जैसे एक प्रेमिका अपने प्रेमी के संयोग में सुखी है और विरह में दुखी हो जाती है, और विरह की तीव्रता बढ़ती है तो और दुखी हो जाती है, मोहित हो जाती है। तो इसी तरह से और एक उदाहरण दिया गया कि एक रूपवती युवती अपने कामी को सुखी करती है और उसमें अनुरक्त अन्य स्त्री को दुखी करती है, तथा अन्य अपने कामियों को क्या करती है, मोहित करती है, उदासीन करती है। तो ये जो सुख दुख मोह है वो कहाँ है, वो प्रकृति में समन्वय के रूप में उपस्थित रहते हैं। तो इस रूप में प्रकृति की सत्ता सिद्ध होती है। तीसरा पॉइंट है शक्तितः प्रवितेशज। तो शक्तितः प्रवितेशज क्या है, तो यहाँ बताया गया है कि कारण में ही वह शक्ति होती है जिससे कि कार्य की उत्पत्ति होती है। अतः प्रकृति में ही वह शक्ति है जिससे कि सृष्टि की उत्पत्ति होती है। तो ये सृष्टि है वो क्या है, इसको माना गया है कि वो प्रकृति का परिणाम स्वरूप है। तो इसको प्रकृति का परिणाम स्वरूप मानता है। सांख्य दर्शन इसको सृष्टि को प्रकृति का परिणाम स्वरूप मानता है और दिखाता है कि समस्त कार्य कारण की शक्ति से उत्पन्न होता है। अतः शक्तिमती प्रकृति ही वह मूल कारण है जिससे यह सारा जगत उत्पन्न होता है। तो शक्तितः प्रवितेशज के रूप में हम लोग प्रकृति की सत्ता को सिद्ध करते हैं। अब है कारण कार्य विभागात। तो कारण कार्य विभागात क्या है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कारण और कार्य जब सृष्टि की उत्पत्ति हो जाती है तो वह कारण से अलग दिखने लगती है कार्य रूप में, यानी कि उसका विभाग हो जाता है। अव्यक्त प्रकृति मूल कारण है, ठीक है, और कार्य जो है वह व्यक्त रूप है। तो व्यक्त रूप और अव्यक्त रूप में अंतर दिखने लगता है। तो उसी चीज़ को यहाँ बताया गया है कि व्यक्तावस्था में कार्य का कारण से विभाग या भेद अनुभव सिद्ध है। जब सृष्टि व्यक्त रूप में प्रकट हो जाता है मूल प्रकृति से, जब सृष्टि की उत्पत्ति हो जाती है तो यह व्यक्त रूप है, और उस व्यक्त रूप में क्या है, विभाग हमें देखने को मिलता है, अलगाव हमें देखने को मिलता है, यह अनुभव सिद्ध है। यह विभाग सिद्ध करता है कि अव्यक्त कारण से समस्त व्यक्त कार्य उत्पन्न होते हैं, अतः अव्यक्त कारण प्रकृति है। तो इस रूप में प्रकृति की सत्ता सिद्ध की गई है और इस पॉइंट का नाम है कारण कार्य विभागात। अब एक पांचवा पॉइंट है अविभागाद वैश्वरूपस्य। ये अविभागाद वैश्वरूपस्य क्या है, तो यहाँ बताया जा रहा है कि अव्यक्तावस्था में समस्त कार्य बीज रूप में अपने कारण में विलीन रहते हैं। जब अव्यक्तावस्था है, जब सृष्टि व्यक्त नहीं होता है, तो उस समय सृष्टि क्या रहता है, अव्यक्त रूप में कार्य के बीज रूप में कारण में विलीन रहता है। अव्यक्तावस्था में कार्य और कारण में अविभाग है, अभेद है, दोनों मिले हुए, कोई अलगाव नहीं है, जिससे विश्व के समस्त पदार्थ प्रलय में पुनः लीन होकर कारण से अभिव्यक्त बन जाते हैं। जब प्रलय होता है तो सृष्टि क्या होता है, पुनः फिर आकर के मूल प्रकृति में आकर विलीन हो जाती है। तो उसमें अविभाग है, मतलब दोनों में कोई विभेद नहीं है, अभिव्यक्त है, अभिन्न है। तो वह मूल कारण प्रकृति है। तो इस जगत के समस्त पदार्थों में स्वरूपगत एकता है, वैश्वरूपस्य है, सामंजस्य है, और यह एकता मूल कारण प्रकृति से आती है। तो यहाँ पर इस रूप में अविभागाद वैश्वरूपस्य के रूप में बताया गया है कि जब सृष्टि व्यक्त नहीं होता है तब भी वो अव्यक्त रूप में, कार्य रूप में, बीज रूप में अव्यक्त कारण यानी मूल कारण प्रकृति में रहता है, और जब प्रलय भी होता है सृष्टि का तो भी वह आकर के प्रकृति में मिल जाता है और अभिन्न रहता है, अभिभक्त रहता है, अलगाव नहीं रहता मूल प्रकृति से। तो हम इस रूप में भी देखते हैं। तो यहाँ भी हम देखें तो समस्त पदार्थों में स्वरूपगत एकता है, वैश्वरूपस्य है, सामंजस्य है, और यह मूल एकता कहाँ से आती है, और यह एकता मूल रूप से कहाँ से आती है, तो प्रकृति से आती है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि प्रकृति की सत्ता जो सिद्ध होती है। तो अगर संक्षेप में मैं कह दूं कि प्रकृति क्या है, तो मैं एक बार फिर कह दूं कि सांख्य दर्शन द्वैतवादी है, दो तत्वों को मानता है, प्रकृति को और पुरुष को। प्रकृति जो है वह जड़ जगत है, प्रकृति अजन्मा है, प्रकृति अकारण है, समस्त जड़ जगत की जननी है, स्वतंत्र है, नित्य है, एक है, व्यापक है, परिणामी है, इसमें परिवर्तन होते हैं, स्वरूप परिवर्तन और विरूप परिवर्तन होते हैं। प्रकृति से ही सर्ग होता है, सृष्टि की उत्पत्ति होती है। अतः प्रकृति जो है इस जड़ जगत का मूल कारण है।
इस तरह से प्रकृति की व्याख्या की गई है और प्रकृति के अस्तित्व संबंधी प्रमाणों को हमने एक श्लोक के द्वारा ही 5 तर्कों के द्वारा हमने सिद्ध करने की कोशिश की कि प्रकृति में मतलब कि प्रकृति की स्वतंत्र सत्ता सिद्ध होती है। मैं फिर से उस श्लोक को वाचन करती हूँ ताकि आपको याद हो जाए। तो भेदानाम परिमाणात् समन्वयात् शक्तितेतः प्रभृतेश्च। क्या मैंने कहा? भेदानाम परिमाणात् समन्वयात् शक्तितः प्रभृतेश्च कारण कार्य विभागाद वैश्वरूपस्य। तो इस तरह से हम लोग देखें इस श्लोक के द्वारा भेदानाम परिमाणात् के द्वारा, समन्वयात् के द्वारा, शक्तितेतः प्रभृतेश्च के द्वारा, विभागात् के द्वारा और फिर कारण कार्य विभागात् के द्वारा और फिर अविभागाद वैश्वरूपस्य के द्वारा प्रकृति की स्वतंत्र सत्ता सिद्ध होती है। ठीक है, तो ये हमने प्रमाणित किया कि प्रकृति के अस्तित्व संबंधी प्रमाणों की व्याख्या। अभी है कि प्रकृति के गुण क्या है, तो हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में इस बात की चर्चा करेंगे कि प्रकृति के गुण क्या हैं। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रकृति के गुणों की चर्चा करेंगे। तो ओके, बाय।